राधे राधे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका रेलवे स्पेशल साइंस में। आज की जो क्लास है ये आपके तीसरे टॉपिक पे क्लास है, जिसका नाम है बल और गति के नियम, और ये शायद तीसरी क्लास है। इस पे इसलिए ज़्यादा क्लासेस दे रहे हैं क्योंकि हर क्लास में थोड़ा थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। छोटी क्लास कर रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं। और ये अच्छा है कि खराब है, ये सीखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे कि अच्छा है कि खराब है। तो आप हमारे साथ रहिए, हमारी क्लास को कंटिन्यूअस आगे देखिए, आपको पता चलेगा और आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगी साइंस, ये अपनी गारंटी है, 100% गारंटी। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है संवेग। अब आप सोच रहे होंगे संवेग ये कौन से राक्षस का नाम है भाई? तो संवेग इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। और ये संवेग क्या होता है? तो ये दो चीजों से मिलके बना होता है। ये दो चीजों से मिलके बना होता है। जैसे तुम्हारे शरीर में क्या है? पैर है, खोपड़ी है, ये धड़ है, ऐसे तीन चीजें हैं ना। ऐसे संवेग में क्या है कि दो चीजें हैं। इसमें एक तो इसका मास है और दूसरा इसका वेलोसिटी है, वेग है। इसमें द्रव्यमान है और दूसरा इसका वेग है। इसके शरीर के दो हिस्से हैं, एक तो द्रव्यमान और दूसरा वेग। दोनों पे ये डिपेंड करता है। संवेग का मान दोनों चीजों पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे भी और वेग पे भी। तुम बोलो कैसे? तो आपको बता दें कि जैसे हमारे पास मच्छर कोई आया, एक छोटा सा, ये तो आप हैं, आप अभी आप यहां खड़े हैं, ठीक है। और ये छोटा सा मच्छर आया, ये आपसे टकरा गया कोई वेग v से। कोई वेग मतलब कोई एक तरह से स्पीड से ये मच्छर छोटा सा टकरा गया आपको। धक्का लगेगा? धक्का लगेगा, कम लगेगा ना। अच्छा, लेकिन यहीं पे एक बड़ा सा पिंड आ गया और ये बड़ा सा वेग, इसका चाल उतना ही है और ये इधर टकरा जाएगा तो धक्का ही नहीं लगेगा, पेट फाड़ के इधर निकल जाएगा। समझ गए? तो यहां दोनों में एक शरीर तो बराबर, शरीर का एक अंग तो दोनों का बराबर था का वेग। दूसरा वाला द्रव्यमान इसका कम था और इसका द्रव्यमान ज्यादा था। तो द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से इसने ज्यादा धक्का दिया और इसने कम धक्का दे पाए। इसका मतलब कि ये जो संवेग रहा ये मास के बदलने से बदलता है। मास कम हो तो ये कम रहता है, मास ज्यादा हो तो ये ज्यादा रहता है। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास ये आप हैं, ये आप हैं, आपका खोपड़ा होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम ये बनाते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि ये आप हैं। तो ये आप हैं ऐसे, ये आपकी नाक बन गई, ये आंखें बन गई और ये आपकी खोपड़ी, ये आप हैं, ठीक है। हाथ पैर, ये आपके पैर बन गए, ये आपके हाथ बन गए। दो ही हाथ है ना, दो ही पैर हैं तो दो हाथ दो पैर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो ले लिए पत्थर, दो मच्छर ले लिए, मच्छर ले रहे हैं तो बिल्कुल थोड़े थोड़े बस, ये भी और ये भी, दोनों थोड़े थोड़े। दोनों का मास m इसका भी है इसका भी है, उतने ही बड़े हैं, मास दोनों का सेम है। ये मान लो ज्यादा वेग से आ रहा है, ये 20 की स्पीड से आ रहा है, ये 50 की स्पीड से आ रहा है। तो जो ज्यादा तेजी से आएगा खटाक से टकराएगा, ज्यादा दर्द दे जाएगा, और जो स्लो आ रहा है ऐसे टकराएगा, वो तुम्हें कम दर्द देगा ना। तो इसके पास संवेग ज्यादा होगा और इसके पास संवेग कम होगा। तो यहां देखो मास भी बराबर है तो भी संवेग में फर्क पड़ गया। यहां पे वेग बराबर थे
तो भी संवेग में फर्क पड़ गया। तो यहाँ क्यों संवेग अलग अलग हुए? क्योंकि यहाँ मास अलग अलग था। यहाँ पे क्यों संवेग अलग अलग हुआ? क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग था। तो आप क्या कह सकते हैं कि संवेग कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? तो संवेग में दो चीजें रहती हैं, एक तो मास रहता है और दूसरा उसका वेग रहता है। संवेग के अंदर कितनी चीजें रहती हैं? दो चीजें रहती हैं, एक तो मास रहता है, दूसरा वेग रहता है। तो ये चीज याद रहेगी। संवेग बराबर काहे से बनता है? तो संवेग के शरीर में दो चीजें हैं, एक तो मास है और दूसरा वेग है। अच्छा, आगे बात करते हैं। जैसे ये कैसी राशि है? पढ़ाया था अदिश सदिश के बारे में। तो ये सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, दिशा के हिसाब से ये चलता है। ठीक है। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या रहेगा, विमा क्या रहेगी, ये दोनों चीजें लिखी हैं। देखो मुझे मात्रक कहाँ से बनाना है, विमा से बना सकते हैं। ये विमा लिखी है बड़े कोष्टक में ढक्कन में बंद है। तो एम का मतलब मीटर नहीं, एम का मतलब यहाँ द्रव्यमान होता है, मास होता है, तो मास का किलोग्राम बनेगा। और एल का मतलब क्या, लीटर, तो एल का मतलब लीटर नहीं, लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। और टी का मतलब सेकेंड, माइनस है पावर ना, तो प्रति सेकेंड, नीचे आएगा माइनस है तो नीचे के लिए प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम। क्योंकि इसकी विमा क्या है, विमा क्या है, तो एम है, एल है, बटे टी है, एम एल बटे टी। तो एम से किलोग्राम, एल लंबाई है, लंबाई से मीटर, और टी से बटे में टी, तो प्रति सेकेंड। अच्छा, एम द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से चलता है, तो हमने बताया संवेग कितना होगा, p बराबर mv। ठीक है। देखो, राजमार्ग पर चलने वाला एक भारी ट्रक का संवेग उसी गति से चलने वाले छोटी कार के संवेग से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि भारी ट्रक है, ये देखो, ये भारी ट्रक है, इसका मास ये है, और ये छोटी कार है, इसका मास ये है। ये भारी ट्रक है तो ये इतना मास है, ज्यादा है, और ये छोटी कार है तो मास कम है। जबकि दोनों का क्या है, वेग दोनों का समान है। तो द्रव्यमान बदल गए, द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। अभी बताया था क्या, कि मच्छर का संवेग कैसा था, मच्छर का, तो मच्छर का संवेग कम था, और यहाँ पे ये अंदर चला जा रहा था, एकदम आर पार हो रहा था। जब क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा था तो इसका संवेग भी ज्यादा था। यहाँ मच्छर का द्रव्यमान कम था तो ये टकराया तो कम चोट लगी, तो इसका संवेग कम था। तो द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका संवेग कम होगा, द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, जब ये वाली चीजें दोनों की बराबर हों तो। कौन सी चीजें, वेग, वेग दोनों के। यदि दोनों के द्रव्यमान बराबर हों, दोनों बराबर आकार की हो, छोटी बड़ी ना हो, और दोनों का वजन मास लिया जाए तो वो बराबर हो, तो फिर जिसमें वेग ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, जिसमें वेग कम होगा उसका संवेग कम। अब बात करते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण मतलब क्या होता है, संवेग का बचाव, संवेग को नष्ट ना होना। ठीक है। हम पैसे का संरक्षण करते हैं, मतलब पैसे खर्च करने से बचना है, तो पैसे का संरक्षण। पानी का संरक्षण किया जाता है, तो जल संरक्षण मतलब जल का बचाव। तो संवेग संरक्षण यानी कि संवेग बर्बाद ना हो, ये वाला संवेग दूसरी जगह रूप बदल जाए, दूसरी तरह से इस्तेमाल हो जाए, लेकिन संवेग बर्बाद नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं, संवेग का संरक्षण का नियम। ये क्या बताता है कि यदि किसी विलगत निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं रहा है, विलगत निकाय मतलब
ऐसा है जो अलग डला है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। शादी में जाते हो, वहां देखते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पुराने बुआ के, फूफा के लड़का के भतीजे, वे आते तो हैं लेकिन एक चारपाई पे कहीं कमरे में अलग डले रहते हैं। उनसे ना कोई पूछता है, ना बात करता है, ना कुछ। नाश्ता बंटता है, खा लिए, बस डले हैं ऐसे। तो ये ऐसे ही बिलग निकाय है। इस पर कोई बाहरी से बल नहीं लगाता है, बाहर से बल नहीं लगाता है। ये बाहरी लोगों से बातचीत नहीं करता है, ये बस अपने ही आप से बातचीत करता है। इसका खुद से बातचीत रहता है, बस मन में सोचता रहेगा, ये मन में ये बातचीत करेगा। ऐसा निकाय कौन कहलाता है? विलग निकाय। जिस पर बाहर से कोई बातचीत ना हो, बाहर से कोई बल ना लगाए, कोई प्रेशर ना दे। ये खुद इतना टेंशन में है, इतना प्रेशर में है, इसके पास खुद प्रेशर है, उसी प्रेशर को अपने हैंडल कर रहा। बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, कोई बल नहीं लग रहा, खुद के अंदर जो बल है वही है। ऐसा निकाय बिलगत निकाय होता है। तो वही बताया है, यदि किसी बिलगत निकाय पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है तो उस निकाय का क्या हो गया, तो उस निकाय का संवेग स्थिर रहेगा। यानी कि तो फिर वो संवेग को बर्बाद नहीं करेगा। अभी जो है बाद में भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। जब उससे कोई बाहर से कोई धक्का नहीं लगा रहा, कोई बाहर से उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो अपने आप में जितना सोच रहा है, बैठा है, जितना फोर्स, तनाव, जो कुछ महसूस कर रहा, खुद का है जो कुछ, तो ऐसी चीजों के लिए संवेग कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। सही है। उसके पास जो कुछ ऊर्जा है, जो संवेग है, ऊर्जा नहीं कह सकते संवेग को, तो उसका संवेग अभी जो है वही बाद में रहेगा, वही बाद में रहेगा। जो लोग ऐसे होंगे, कैसे कि वो 10 लोग उनको खींच रहे हैं, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, तो क्या होगा? शुरू में तो आएंगे बहुत ऊर्जा लेके, और 10 जगह इधर पुकारा, उधर पुकारा, सब्जी भी वही पस रहे, पानी भी वही दे रहे, सब कुछ वही कर रहे। बाद में क्या होगा? 4 घंटे के बाद ये डले, तो उनका क्या हो गया? संवेग खत्म हो गया। तो ऐसे लोग जिनके कोई बातचीत नहीं कर रहा, जो अपना खर्च नहीं कर रहे, बस अपने आप में बैठे हैं, कोई बाहर से उन्हें खींच नहीं रहा, बुला नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो उनका संवेग स्थिर रहता है, खर्च नहीं होता है। समझ गए? इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले का, टक्कर से पहले का वस्तुओं का संयुक्त संवेग, टक्कर के बाद की संयुक्त संवेग बराबर रहता है। यानी कि जब वे शादी में आए हैं तब भी उनके अंदर जितना संवेग था, बिटिया की विदाई हो गई, गए, तभी उतना ही संवेग है। काहे उनसे कोई मतलब नहीं रख रहा, कोई बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। अब बस वो किसी से खुद भी नहीं कर रहे, कोई उनसे नहीं कर रहा, तो उनके पास संवेग कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो संवेग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। देखो, इसके उदाहरण पहले समझो कि जैसे बंदूक और बुलेट प्रक्रिया, फुलाया हुआ गुब्बारा, दो वस्तुओं का टक्कर, रॉकेट प्रलोदन, ये उदाहरण हैं। ये वो घटनाएं हैं जिनमें विलग निकाय रहता है और इनका संवेग में कोई फर्क नहीं रहता। अभी देख लो और फिर कुछ समय बाद देख लो, फिर कोई घटना करने के बाद देख लो, लेकिन उनका संवेग कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक है। तो संवेग उनका कैसा रहता है? समान रहता है। हेलो, अरे यार हम पढ़ा रहे थे। हेलो। तो ऐसे क्या है कि बंदूक और बुलेट प्रक्रिया, बंदूक और बुलेट प्रक्रिया, ठीक है, फुलाया हुआ गुब्बारा, दो वस्तुओं की टक्कर, और ये। तो पहले इसमें एक उदाहरण समझाते हैं। दो वस्तुओं की टक्कर, ये क्या है? मान लो ये एक वस्तु है, इसका मास m1 है,
अभी ये u1 वेग से मस्त मौला घूम रहा है, घूम रहा है। अच्छा, ये दूसरा है, इसके पास मास m2 है और ये u2 वेग से घूम रहा है। ठीक है, ये u2 वेग से घूम रहा है। मान लो आगे चल के इसका चूंकि वेग ज्यादा हो गया, u1 और u2 कम है, एक ही लाइन में गए तो आगे चल के ये भिड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे ना। तो ये m1 u1 और m2 u2 से जाके टक्कर हो जाएगी, ये लड़ जाएंगे, इधर भिड़ जाएंगे, टकरा गए। टकराने के बाद क्या होगा कि मान लो टक्कर के बाद ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अभी एक ही दिशा में टक्कर बता रहे हैं, क्योंकि इनका भी फर्क पड़ जाता है कि इधर उधर की टक्कर में। तो टकराने के बाद m1 जो था इसका स्पीड उतना ही रहेगा क्या? जब टक्कर हो जाएगा तो स्पीड पे फर्क पड़ेगा? इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे फर्क तब पड़ेगा जब ये टूट जाएंगे। ये टूट जाए तो m1 m2 में फर्क पड़ जाएगा। मान लो टूट के ये आधा हो जाए तो m1 आधा हो जाएगा, लेकिन टूटे नहीं तो इनका द्रव्यमान वही रहेगा, बस वेग बदल जाएंगे। तो इसका वेग हो गया टक्कर के बाद v1 और ये m2 वाले का वेग हो गया v2। सही है? ये एक ही दिशा वाली टक्कर है। ये कैसी है? एक ही दिशा वाली या एक रेखी टक्कर है। ठीक है, एक बिमी टक्कर है। कैसी है? एक बिमी, सब नाम है इनके, एक रेखी, एक बिमी, एक बिमी टक्कर। तो एक बिमी टक्कर में क्या रहेगा कि अभी ये टकराए नहीं थे, अभी ताजे ताजे आए हैं, अभी इनमें कोई टक्कर नहीं हुई थी, ताजे ताजे आए। तो इसके पास कितना संवेग रहेगा? तो m1 u1, और इसके पास कितना संवेग होगा? तो आप बोलोगे m2 u2। दोनों का टोटल अभी जब ताजे ताजे आए हैं, दोनों चलते हुए m मास के, तो दोनों का जोड़ के देखा जाए तो इतना होगा। अब यहाँ टक्कर हो गए, टक्कर के बाद इसका क्या हुआ? मास तो वही रहा, टूटे नहीं। हमने ये नहीं माना कि फूट गए हैं, फूटे नहीं है, बस टकरा गए, खरोंच अरोंच आई है, टूटे फूटे नहीं है, हाथ पैर उड़ उड़ के टूट टूट के कट कट के गिरे नहीं है। तो ये m1। तो इसका वेग कितना था? इसका वेग हो गया, स्पीड तो बदल जाएगी जब टक्कर होगा, तो m1 v1 हो गई, और यहां टक्कर के बाद इसका m2 का v2 हो गया। तो ये टक्कर से पहले दोनों का मिला के संवेग है, ये टक्कर के बाद का दोनों का संवेग है। ये दोनों का संवेग बराबर रहेगा। ये दोनों का संवेग कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है, क्योंकि इन लोगों पे कोई बाहरी बल नहीं लगा, कोई तीसरा आदमी आया क्या? नहीं, ये दोनों आपसे में, ये आपसे में कर गए। तो ये इतना सिस्टम इनका अलग का है, इन दोनों भाइयों का सिस्टम अलग का है। इसमें पड़ोसी कोई नहीं आया, बाहर से कोई नहीं आया। तो ये पूरा एक निकाय मान लिया, दो भाइयों का एक निकाय मान लिया। दोनों भाई आए शुरुआत में, इसका मास m1 था, u1 वेग से ये आया ऐसे चलता हुआ, और इसका मास m2 था, ये u2 वेग से आया। तो दोनों में टोटल संवेग कितना हो गया? m1, इसका हो गया m1 u1 और m1 m2 u2। ये टक्कर से पहले हो गया, टक्कर से पहले का हो गया। और ये तुम्हारा टकराने के बाद ये m1 v1 हो गया, और ये टकराने के बाद m2 v2। तो ये टक्कर के बाद के हो गए। संवेग संरक्षण क्या कहता है कि ये विलंग निकाय हैं, इन पे बाहर से कोई बल ना लगे, तो दोनों का संवेग बराबर होना चाहिए। तो ये चीज बराबर हो। इस फॉर्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल जब आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे। समझ में आया? आप देखो, तो ये तुम्हें दो वस्तुओं के टक्कर की बात बताई। ऐसे रॉकेट प्रणोदन में देखो, रॉकेट प्रणोदन में देखो,
पेड़ोदन क्या होता है? रॉकेट लॉन्च किया जाता है। अभी चंद्रमा पे चंद्रयान लॉन्च किया गया, ठीक है। ऐसे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है समझो। इसमें क्या होता है कि ये देखो, ये स्थिति देख पा रहे, ऐसा चित्र देखा था तुमने, किताबों में छपा, टीवी में भी आया था, देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉकेट कैसे लॉन्च किया जाता है उसका एक बात समझो। ये देखो, ये तुम्हारा है, ये आपका रॉकेट है। ये इसके चैम्बर्स बने होते हैं, इसमें ईंधन भरा जाता है। ईंधन क्या भरा जाता है? ईंधन। यहाँ पे भी ईंधन भरा जाता है। ईंधन, ईंधन, यहाँ पे भी ईंधन भरा जाता है। ये इस पे रॉकेट लॉन्चर से जो सैटेलाइट वगैरह पहुंचाना है उसको ऊपर लगा दिया जाता है, यही लेके जाता है इतना वाला, ये सू निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें पहले वाले चैम्बर में जैसे ही यहाँ पे विस्फोट किया गया, पहले चैम्बर बाट से फट जाता है। इसका भड़ाक से ये चैम्बर फट गया। फट गया तो क्या हुआ कि बहुत सारी गैस इधर निकलने लगी, आगी निकलने लगी, ऊर्जा निकलने लगी। देखा, नीचे ऐसी गैसें निकलती, हौदान हो जाता है जगह। तो ये चैम्बर फट गया तो गैसें निकली। अब गैसों ने क्या किया कि इधर कौन सा बल लगाया? निकलने के लिए क्रिया बल लगाया, इधर रिएक्शन फोर्स लगाया। नीचे की ओर भागने के लिए ऐसे भागी गैसें, नीचे ही की तरफ तो भागेंगे। तो जब इधर गैसें भागेंगी तो इनके विपरीत इधर कौन सा बल लगेगा? प्रतिक्रिया बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया की वजह से ये क्या होगा? ऊपर उड़ेगा, ये ऐसे भागेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ भागेगा, कुछ दूरी तक भागेगा। तब तक यहाँ ऐसा सेटलमेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग कि तब तक इस चैम्बर में विस्फोट हो जाएगा, फिर ये गैसें छूटेंगी नीचे की तरफ इधर की ओर। तब तक ये उसके प्रतिक्रिया बल से ये फिर तेजी से आगे भागेगा, फिर यहाँ विस्फोट होगा, फिर इधर निकलेंगी और फिर इधर। यही प्रोसेस चलते चलते ये ऊपर तक पहुंच जाएगा। सही है, कहाँ पहुंचाना है वहां पे पहुंच जाएगा, जिस कक्षा में लॉन्च करना है वहां पे पहुंच जाएगा और ये मुंडी उड़ के गिर जाएगी और ये सैटेलाइट जो है उसी कक्षा में पहुंच जाएगा, ऑर्बिट्स में। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ऐसी कक्षाएं होती है। तो मान लो यहां से लॉन्च किया, ये सैटेलाइट यहाँ पहुंचा दिया, अब यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ इसको एक निश्चित वेग मिल गया और ये उसी के साथ साथ कक्षा में घूमने लगा। सही है। तो इस तरह से रॉकेट लॉन्च होता है। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी आपने देखा कि विस्फोट से इधर का संवेग, ठीक है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया लगा। आगे हम बताएंगे तुम्हें कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का था, क्रिया बल लगाया, प्रतिक्रिया बल लगाया। उसी तरह से संवेग संरक्षण, बस अंतर क्या है कि संवेग संरक्षण में क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों एक ही चीज पे लगता है, जबकि न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया बल अलग लगता है और प्रतिक्रिया बल अलग लगता है। क्रिया बल एक वस्तु पे लगेगा, प्रतिक्रिया बल एक वस्तु पे लगेगा। कैसे? देखो, ये आपकी बंदूक है, बंदूक। अब बंदूक की बात कर लेते हैं। ये देखो इधर दिखाई गई है माउजर, ये देखो, ये रहता है, ये बंदूक है, ये फायर पिन है और ये बुलेट यहाँ लगी हुई है, बोल्ट लगा है और ये देखो वायर। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे इसमें लगा जाके तो इस पे लगता है क्रिया बल, तो ये आगे बढ़ता है और बंदूक ऐसे पीछे भागेगी क्योंकि इस पे क्या लगेगा? प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो ये पीछे। तो यहाँ दो चीजें हो गई, इस बुलेट पे लगा कौन सा बल?
क्रिया बल आगे की ओर और ये पूरी बंदूक पे लगा प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर। जैसे ये मान लो ये हमारी बंदूक, हमने गोली चलाई तो यहां से छर्रा गया, तो ये जो छर्रा बुलेट जाएगी ऐसे सीधी, तो इस पे बुलेट पे दिया क्रिया बल और ये ऐसे हो गया तो इस पे लगा प्रतिक्रिया बल। तो ये अंतर है किसमें, संवेग संरक्षण और क्रिया प्रतिक्रिया में, और बाकी चीजें दोनों में समान है। संवेग संरक्षण में क्या रहता है, क्रिया बल भी उसी पे और प्रतिक्रिया बल भी उसी पे, एक ही वस्तु पे। इसमें क्रिया बल अलग रहता है न्यूटन के तृतीय नियम में और प्रतिक्रिया बल अलग रहता है। ठीक है, अब यदि इसको दोनों को एक ही निकाय मानो, बंदूक और बुलेट की प्रक्रिया पूरा एक ही निकाय मानो, तो इसी निकाय पे क्रिया बल है, इसी में प्रतिक्रिया, तो ये संवेग संरक्षण में भी शामिल कर लिया जाएगा। सही है, लेकिन इन्हें अलग अलग निकाय मानोगे तो फिर ये न्यूटन के तृतीय नियम में। बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब दोनों ऑप्शन होते हैं, प्रायः दोनों ऑप्शन नहीं होंगे इसमें, या तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत देंगे या न्यूटन का तृतीय नियम देंगे। मान लो दोनों ऑप्शन दे दें तो बंदूक से गोली चलाने में आप न्यूटन का तृतीय नियम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बुलेट पे क्रिया बल है और बंदूक पे प्रतिक्रिया बल, और रॉकेट नोदन में आप संवेग संरक्षण लगाएंगे, यहाँ पे तृतीय नियम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पे है। जब एक ही ऑप्शन में दोनों दे दे तो, लेकिन वहां पे एक देंगे तब तो फिर, यदि यहाँ पे संवेग संरक्षण न देके न्यूटन का तृतीय नियम दे दे, रॉकेट नोदन न्यूटन का तृतीय नियम, और संवेग संरक्षण ना दे तो न्यूटन का तृतीय नियम दे दे। ये ऐसा कहे है कि ये संवेग संरक्षण जो है ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत ही आता है। ये न्यूटन का तृतीय नियम पूरा, इसके अंदर घुसा बैठा है कौन, संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण जब ऑप्शन हो स्पेशल और न्यूटन का तृतीय नियम भी ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन हो, तो जहां संवेग संरक्षण है वहां संवेग संरक्षण लगाओ, जहां तृतीय नियम है वहां तृतीय नियम लगाओ। जब तृतीय नियम दे दे संवेग संरक्षण ना दे तो तृतीय नियम लगा दो, तो उसके अंदर संवेग संरक्षण तो हो ही गया। ये बात क्लियर है। अच्छा, इस पे बात करो। चलो इसमें करो। अब देखो संवेग संरक्षण का नियम, तो ये तो संवेग संरक्षण का नियम का क्वेश्चन है ही नहीं। ये कह रहा 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पत्थर को 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर उसका संवेग क्या होगा। तो m बराबर कितना है 10 किलोग्राम और वेग कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड। सही है, वेग दे दिया, तो इसका द्रव्यमान चाहिए। तो तुम जानते हो ये P है, P वाला है, इसका शरीर किससे बना है, दोनों के गुणन करने से बना है। तो दोनों का गुणा रख दो तो 10 भी रख दो और 2 भी रख दो, तो 10 दूनी 20। मात्रक क्या बनेगा, तो ये किलोग्राम था तो ये किलोग्राम लिख दिया, और यहाँ पे मीटर रहा था तो मीटर लिख दिया, बटे में सेकेंड था मीटर, तो ये आ गया। तो ये तुम्हारा एक छोटा सा सवाल बना था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये देखो कह रहा है कि m1 द्रव्यमान m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं। जब वे u1 और u2 वेग से एक सीधी रेखा में चलती हैं, टक्कर के बाद वे v1 और v2 वेग से प्राप्त कर लेते, तो टक्कर से पहले का कुल संवेग यानी कि प्रारंभिक संवेग क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, टक्कर के बाद का तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये पूरी बात मैं बता चुका हूं, तो ये क्लियर हो गया। निकाय पर कोई अन्य बल नहीं कार्य करना चाहिए। निकाय कैसा होना चाहिए, ऐसे जमाई राजा है
जिनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, कोई इन्हें खींच नहीं रहा, कोई इन्हें बाहर से धक्का नहीं दे रहा, ये अपने आप में मग्न है, ऐसे जमाई राजा हैं ये। तो ये विलग्न निकाय होना चाहिए। तो समझ में आया? तब ऐसा होगा कि M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 बराबर M2V2। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आवेग पे। आवेग, इम्पल्स, आवेग। ये आवेग क्या होता है इसको समझो। तो आवेग क्या है? तो जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो उसे आवेग कहते हैं। वस्तु पर बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो उसे आवेग कहते हैं। कैसे? कैसे? गेंद ये आई उधर से, ये बैट्समैन है, खिलाड़ी है, ये बल्ला लिए, गेंद उधर से आई और ये मारा। तो बताओ बल्ला और गेंद का टच कितने समय के लिए रहा? ये बैट है, बैट, ये बैट है, ये बैट, और इसमें ये बॉल आई, तो ये आई और ये टकराया कितनी देर के लिए? बहुत कम समय के लिए ना। तो यहां पे बल और समय, बल जो लगा बल है, जो बल्ले ने बल लगाया बैट ने गेंद पर, वो कितनी देर लगाया? बहुत कम समय। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि बैट ने बॉल को क्या दिया? आवेग दिया, आवेग। ठीक है, तो इसका बॉडी कितने से बना है? आवेग आई बराबर, आई से डिनोट करते हैं, कई इम्पल्स होता ना, आई इम्पल्स। तो आई बराबर, धारा भी आई रहेगा, लेकिन यहां पे भी ध्यान रखना कि इम्पल्स आई रहता है। तो आई बराबर, इसका शरीर किससे बना है? तो बल से बना है, और वो थोड़ा नन्हा सा वो समय उससे बना है। चिट्टी ऐसा वो जो समय है उससे, दोनों के गुणन बल से ही इसका शरीर बना हुआ। इसका शरीर किससे? वो जो फौंक दिया बल, जितना लेके ये ताकत लगाई वो फोर्स, और वो चिट्टी सा टाइम जितनी देर में वो टकराया, क्या वो ऐसे चिपका रहा, ये जाता रहा? नहीं, ऐसा वो टाइम, दोनों का गुणा उसको संवेग, उसको आवेग कहते हैं। क्या होता है कि तेजी से उड़ने वाली बेसबॉल को पकड़ना, तेजी से उड़ने वाली बेस, मुक्केबाज द्वारा मारा गया शक्तिशाली पेंच। मुक्केबाज बॉक्सर है, उसने किया कि ऐसे यूं मार के यूं हटा ली, यूं यूं, तो वो क्या मारे के रह गया? ऐसे मारा, ये फोर्स 10 न्यूटन का है, ये दिया, ये मान लो 10 न्यूटन का है, ये दिया, तो क्या दे ही के रह गया? यूं यूं ऐसे दे के रह? नहीं, ये गया यूं आया, ये गया यूं आया। तो वो फोर्स और वो चिट्टी सा टाइम, तो ये उदाहरण किसका बनेगा? ये आवेग का उदाहरण बनेगा। सही है? अब ये बॉल में कैसा है इसको जरा समझो। जैसे कोई क्रिकेटर खिलाड़ी है, बॉल आया, उसको ऐसे, उसने बॉल आया देख लिया उसने, अभी आ रहा, अभी आ रहा, अभी आ रहा, वो आया और पकड़ा, ये कर दिया, उछाल दिया, यूं पकड़ा, यूं उछाल दिया, यूं पकड़ा, पकड़ लिया। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा, ये आपका इम्पल्स का उदाहरण रहेगा। सही है? तो देखो, इसकी गणना वस्तु पर लगाए गए बल और उस समय अवधि के गुणनफल के रूप में की जाती है जिस पर बल लगाया जाता है। बता दिया मैंने। तो आवेग बराबर क्या है? बल और गुणे टाइम, वही चिट्टी वाला टाइम, तो बल गुणे टाइम। अब आप ये कहोगे ये कहां से आ गया ससुरा, ये कहां से आ गया भाई सर जी, ये कहां से आ गया? तो ध्यान है क्या तुम्हें? हमने पढ़ाया था न्यूटन के द्वितीय नियम पे से, F बराबर डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, वो टाइम में परिवर्तन, वो चिट्टी सा टाइम। तो F इंटू ये टाइम इधर ले आओगे तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। तो वो जो संवेग में परिवर्तन है,
जो संवेग, वो फूफा का संवेग बदल गया, वो जो उसमें चेंजमेंट हो गया। संवेग में परिवर्तन कब हो जाता है पता है आपको? हमने बताया जब वे आए और उन्हें 10 लोग खींच रहे, तो शुरू में आए तो बहुत काम करे मेहनत से, इधर भी उधर भी, लेकिन शाम तक थक गए, ये हो गए। तो अभी तो संवेग बहुत था, अब चल नहीं पा रहे, ऐसे डले हैं, वेग खत्म हो गया, इनका मास ही मास है, वेग 0 हो गया। तो पहले संवेग था m और v वेग था तो mv, अब ये वेग 0 तो संवेग भी 0। का शरीर दोनों से बनेगा ना संवेग का, द्रव्यमान और वेग से, वेग 0 हो गया तो ये डले हैं 0 हो गए। तो वो जो पहले mv था और अब 0 हो गया, तो उसका जो डिफरेंस हुआ उसको हम संवेग में परिवर्तन कहते हैं। वही संवेग में परिवर्तन जो आ गया, वो परिवर्तन उस बल के और उस समय के, चिट्ठी से समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कि आवेग बराबर बल गुणा समय बराबर संवेग में परिवर्तन। बल गुणा समय आवेग हो गया, या संवेग में परिवर्तन वो भी क्या हो गया, आवेग। अच्छा, संवेग में परिवर्तन बटे समय, इसको कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो ये आ जाए कि संवेग परिवर्तन की दर, तो उसको क्या कहते हो, बल कहते हो। संवेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब नीचे टी आ जाए तो वो बल बन जाएगा। सिर्फ संवेग में परिवर्तन अकेले रहे तो वो क्या बनेगा, आवेग, यानी कि वो एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, टी इधर चला आएगा। ठीक है, ये कैसी राशि है, तो ये भी सदिश राशि है। ये भी कैसी राशि है, तो ये भी सदिश राशि है। हाँ या ना? इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड। का बल का क्या रहेगा, न्यूटन, और समय का क्या रहेगा, सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा, और क्या रहेगा, ये भी एक मात्रक रहेगा। ये कहां से बना है, ये यहां से बिमी सूत्र से बना है। बल की विमा क्या याद है, तो इसमें m रहता है, l रहता है, t-2 रहता है, और समय की विमा में क्या रहता है, t की प्लस एक पावर रहेगी। तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, -2 में से प्लस का एक जब जुड़ेगा तो माइनस का एक बचेगा, तो m l t-1 ये आ गया। तो इसकी विमा, ये ढक्कन बंद कर दो, तो इसकी विमा ये हो गई। जब ये विमा हो गई तो यहां से मात्रक बनेगा और एक बन जाएगा, ये तो हो ही जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। विमा के आधार पे यदि देखें तो m का मतलब किलोग्राम, l का मतलब मीटर, बटे समय का मतलब सेकेंड। हाँ या ना? तो ये ऐसे, ये तुम्हारा आवेग है। तो समझ आया क्या आवेग क्या है? इसके बाद अब लिफ्ट में भार है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार, लिफ्ट में घूमने गए हो का, तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार, इस पे हम चर्चा अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, 2 टॉपिक रहेंगे आपके। ठीक है, कौन, लिफ्ट में संवेग और आवेग, इन 2 को बड़े अच्छे से तुमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अब ये लिफ्ट में भार पे हम बात अगली क्लास में करेंगे, आगे की क्लास में करेंगे। हाँ, समझ में आई बात? तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। आप लोग हमारे साथ मिलके अपने लक्ष्य को पूरा करें, और निश्चित तौर पे कर पाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ पूरे जी जान से लगे हैं। बस आपको अपने साथ लगने की जरूरत है। तो आप ऐसा करिए, आप भी लगिए, और हम दोनों मिलके लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।